Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 अबाउट स्ट्रक्चर नहीं सो अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नाउ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9 साइंस दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अबाउट एटम. एटम के बारे में कल भी हमने पढ़ा था कि एटम जो है कंसीडर एटम की हिस्ट्री क्या है. सबसे पहले एटम की हिस्ट्री हमने कल भी पढ़ी थी. जो हमारे एटम वर्ड है, एटम जो कॉइन हुआ है, एटम वर्ड जो दिया है वो किन्होंने दिया है? हमारे एक ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे दैट इज डेमोक्रिटस. उन्होंने दिया था एटम वर्ड, एटम वर्ड कॉइन उन्होंने किया था. देन एटम का मतलब क्या है? अनकटेबल, यानी कि जो डिवाइड ना हो सके. ऐसा इन्होंने कहा था इन साइंटिस्ट ने, लेकिन आगे जाके क्या है, इनकी थ्योरी क्या हुई, गलत प्रूव हुई. और आगे हमें क्या देखने को मिलेगा कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं. नाउ इनके बाद फर्दर डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज दी. देन सबसे पहले इन 1805 में जो है डोल्टन एटॉमिक थ्योरी आई. सबसे पहले जो थ्योरी हमारी आई थी अबाउट एटम दैट इज डोल्टन एटॉमिक थ्योरी. उसके बाद हमारे पास आई इन 1879 क्या हुआ, डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन. सबसे बड़ी डिस्कवरी थी जो इलेक्ट्रॉन की थी वो 1917 में हुआ, डिस्कवर्ड बाय. और कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? जे जे थॉमसन ने. काफी बार ये आप पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि हु इज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था? जे जे थॉमसन ने. हमारे साइंटिस्ट होते थे जे जे थॉमसन. देन इन 1909 क्या हुआ? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया दैट इज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. उसको हम क्या कहते हैं? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. किन्होंने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, जो उसको हम क्या कहते हैं? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. देन इन 1924 हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज हैं ये अबाउट एटम. एटम के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों ने, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप ऑफ बात की थी कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, या फिर उनकी कोई डिफरेंट थ्योरी थी. देन हमारे पास इन 1932 में डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन. डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन. और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? बाय चैडविक. हमारे साइंटिस्ट थे चैडविक. उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन. अब एक एक करके हम क्या है इन थ्योरीज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये थ्योरीज कहती क्या हैं अबाउट एटम. दीज आर थ्योरीज आर ऑल रिलेटेड अबाउट एटम. एटम देखेंगे अबाउट डोल्टन एटॉमिक थ्योरी. डोल्टन एटॉमिक थ्योरी हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं. डोल्टन एटॉमिक थ्योरी होती क्या है? सबसे पहले डोल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. यानी कि जो हमारा मैटर है वो कंसिस्ट होता है विद इंडिविजुअल एटम्स. यानी कि हम एग्जांपल लें किसका, घर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि ब्रिक्स. ब्रिक्स से क्या बनता है? एक रूम बनता है. पहले ब्रिक से कोई भी वॉल बनेगी, फिर वॉल से क्या बनेगा? रूम बनेगा. रूम से क्या बनेगा? हाउस बनेगा, होम बनेगा हमारा. तो ब्रिक्स यहाँ पे क्या है? ब्रिक्स क्या हुई यहाँ पे? ब्रिक्स इज द इम्पोर्टेंट, यानी कि ब्रिक्स क्या काम करेगा? एटम का काम करेगा. सबसे अंदर जो पार्ट है, यानी कि किसी भी रूम के अंदर सबसे अंदर जो पार्ट है वो क्या है? ब्रिक्स है. और इसको तोड़ना क्या है? तोड़ना आसान नहीं है. यानी कि दिस इज द लास्ट यूनिट. दैट मीन्स एटम क्या है? मैटर की लास्ट यूनिट है, ऐसा डोल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था. मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. इंडिविजिबल एटम्स. देन इन्होंने क्या कहा था कि ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. जो भी गिवन एलिमेंट की क्या होगी?
किसी भी एटम जो भी गिवन एलिमेंट होगा उसकी क्या होगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या मतलब है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिकल उनका एटॉमिक मास या फिर आइडेंटिकल उनका मास, आइडेंटिकल मास। देन इन्होंने क्या कहा था कि कंपाउंड जो है, कंपाउंड फॉर्म होता है व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। जब एटम क्या है, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, तभी वो क्या करता है, फॉर्म करता है कंपाउंड। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल लें, H2O का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो ये क्या है, फिक्स रेशो में है, ये 2:1 में है। तो दो एलिमेंट किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक क्या है, ऑक्सीजन का है। तो ये क्या मिलकर बनाएगा, एक कंपाउंड फॉर्म बनेगा इन अ फिक्स रेशो। तो ये बात कही थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती है किसमें, इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। और हमने पिछला जो हमारा लेक्चर था अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है कि कौन से दो लॉ एक्सप्लेन कर पाई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सप्लेन कर पाई थी अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में भी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन कर पाई थी। लेकिन हर एक थ्योरी की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब कोई थ्योरी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती, दैट्स वाई हमारे पास अगली थ्योरी आती है, फर्दर थ्योरी, दैट इज थॉमसन मॉडल थ्योरी। थॉमसन मॉडल थ्योरी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले थॉमसन मॉडल थ्योरी हमारी क्या कहती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन से दो लॉ एक्सप्लेन कर पाई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ डिस्कस करते हैं अबाउट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी एटम में, यानी कि कोई भी एक स्फेरिकल शेप है, लाइक उसमें क्या होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्जेस के एलिमेंट होंगे, कुछ नेगेटिव चार्जेस के एलिमेंट होंगे। मतलब इन अ स्फेरिकल शेप इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड इनटू इट। यानी कि इसमें क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे एंड कुछ नेगेटिव चार्ज भी होंगे, दोनों क्या होंगे, इन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। ऐसा मानना था थॉमसन मॉडल का, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का। इसी मॉडल एटम को हम क्या कहते हैं, एक वाटरमेलन, वाटरमेलन मॉडल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मेथड। देन ये सक्सेसफुली जो है ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पाई थी, अबाउट ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इट एक्सप्लेन अबाउट न्यूट्रलिटी ऑफ atom, but it is does not explain about the distribution of electron as a positive charge। यानी कि ये न्यूट्रलिटी के बारे में तो बता रहा था, लेकिन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। यानी कि जिन पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इट डज नॉट डिस्क्राइब अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एंड मतलब प्रोटॉन्स। देन दिस इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद हमारे पास आया रदरफोर्ड मॉडल, जो क्या कर रहा था, अबाउट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में भी रदरफोर्ड मॉडल
क्या कर रहा था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन किया था अबाउट एटम्स। नाउ डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल होता क्या है, सबसे पहले इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया था इसमें, रदरफोर्ड मॉडल या फिर रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स लिए थे, लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अब आप पूछोगे कि सर व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, ये क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़े नहीं है अभी तक। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई, दिस इज नोन एज अल्फा चार्ज पार्टिकल। और ये है क्या है, लिस्ट पेनिट्रेट करते हैं, लिस्ट पेनिट्रेट करेंगे अल्फा पार्टिकल। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट और स्कैटरिंग इफेक्ट आपको आगे समझ में आएगा। नाउ बीटा पार्टिकल मींस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दीज आर नोन एज बीटा पार्टिकल। लेकिन जिन पे ना तो नेगेटिव हो और ना ही जिन पे पॉजिटिव हो, उनको क्या कहेंगे हम, गामा पार्टिकल। और ये क्या है, हाईली एनर्जी रेडिएशन होती है इनमें, हाईली एनर्जी रेडिएशन, दिस इज नोन एज गामा पार्टिकल। एग्जाम्पल अगर लें तो एक्सरे, एक्सरेज आर अवर गामा रेज। देन रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने लिया था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्यों लिया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है सबसे ज्यादा इसमें एनर्जी होती है और ये रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, इसमें ज्यादा एनर्जी होती है। देन उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल, देन सेकंड गोल्ड फॉयल थीन लेयर, गोल्ड फॉयल थीन लेयर इन्होंने लिया था। देन इसके बाद फ्लोरोसेंस स्क्रीन भी ली उन्होंने, फ्लोरोसेंस स्क्रीन, स्क्रीन इन्होंने यहाँ पे यूज किया। देन उसके बाद उनकी जो ऑब्जर्वेशन आई, इन्होंने क्या किया कि रे, जो अल्फा पार्टिकल रे हैं वो क्या कर रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी कि फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे एक इन्होंने स्क्रीन ली, यहाँ पे ये हमारी रेज आ रही हैं, तो इस स्क्रीन से क्या रे, क्या कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज पास हो गई, कुछ रेज कम डिफ्लेक्ट हुई। तो इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सबसे पहले मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल रे क्या हो गई, पास हो गई स्ट्रेटली फ्रॉम अ स्क्रीन, और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट बाय अ फॉल इन स्मॉल एंगल, यानी कि स्मॉल एंगल से वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई। मींस इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज था, दैट वाई वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। यानी कि कोई भी चीज अगर पॉजिटिव चार्ज से टकराती है तो वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि वो थोड़ा बैंड हो जाती है। और उन्होंने क्या देखा कि जो वेरी फ्यू पार्टिकल रीबाउंड बैक, फ्यू पार्टिकल तो क्या हुए, वापस ही मुड़ गए। वापस क्यों मुड़ गए, क्योंकि जब कोई भी चीज किसी हैवी ऑब्जेक्ट से टकराएगी वो क्या करेगी, रिटर्न हो जाएगी। दैट मीन्स उसमें क्या है, थोड़े पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, रीबाउंड बैक हो गए। देन इन्होंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम बस डेंसली क्या है, कंसंट्रेटेड है इन इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। यानी कि अगर यहाँ पे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे हमारी स्कैटरिंग क्या हो रही है, बाउंड हो रही है,
रीबाउंड हो रही है और पास थ्रू हो रही है, तो उसमें क्या है, कुछ चार्ज है, दैट मीन्स उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसको उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट मीन्स। और ये क्या कहता है कि न्यूक्लियर इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मूव अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन अ हाई स्पीड, यानी कि सर्कुलर पाथ में, उनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट्स। जैसे एग्जांपल ले सन का, सन के चारों ओर क्या करते हैं, प्लैनेट क्या करते हैं, अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, दैट मीन्स वो, और वो इसलिए ऐसा घूमते क्यों है, एक बात बताओ आप, जैसे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या, कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। देन इसके बाद ये बताता है इसकी लिमिटेशंस, क्या है कि इन्होंने बताया अबाउट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के बारे में, न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट्स वाई उसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, स्कैटर मीन्स कुछ पास हो रहे हैं, कुछ रिबाउंड हो रहे हैं, कुछ मतलब बाउंड हो रहे हैं, कोई डिफ्लेक्ट एंगल एंगल बदल रहे हैं, लेकिन कुछ क्या है, रीबाउंड हो रहे हैं, बिल्कुल ही मुड़ जा रहे हैं। क्यों मुड़ जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और वो बिल्कुल ही रीबाउंड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी हैवी मेटल से टकराए हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट मीन्स उसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। देन इसकी लिमिटेशंस है, इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ने अबाउट अच्छा अबाउट बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या नहीं डिस्क्राइब किया, अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या है, डिस्क्राइब नहीं कर पाए। देन डज नॉट टॉक अबाउट इलेक्ट्रोसोनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया, और डज नॉट एक्सप्लेन ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन। एटॉमिक स्पेक्ट्रल के बारे में नहीं बताया, ये भी एटॉमिक स्पेक्ट्रल भी आप आगे पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि एटम की स्टेबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में भी इट डज नॉट एक्सप्लेन। देन उसके बाद फर्दर जो है, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, और इस एक्सपेरिमेंट को, रदरफोर्ड मॉडल को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसकी जो लिमिटेशंस थी उनको ओवर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आता है, दैट इज बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है, हमारे साइंटिस्ट होते थे नील्स बोहर, उन्होंने दिया था, नील्स बोहर ने। अब डिस्कस करते हैं अबाउट बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम दैट इज गिव्स बाय नेल्स बीहर, बोहर सॉरी, इन्होंने दिया था। और इसका जो मेन फोकस था वो था ऑर्बिट पे, यानी कि
only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom। यानी कि ये क्या बताता था अबाउट स्पेशल ऑर्बिट, जिनको हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहते हैं। जो किसी एटम के अंदर क्या है अलाउड होते हैं, उनको क्या कहते हैं स्पेशल ऑर्बिट या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट। यानी कि इन्होंने क्या कहा था, while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसके ऑर्बिट में डिस्क्रीट ऑर्बिट के अराउंड में रिवॉल्व करेगा तो वो क्या करेगा, रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी, डज नॉट रेडिएट एनर्जी। दैट मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, तो वो क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ, देन वो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। बट अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर, देन वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, लूज होगा। और यहीं पे हमारा कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एज सेल। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और सेल को हम कहते हैं एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व होना और उनके सेल्स, उसको क्या कहते हैं हम, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय के एल एम एन, या फिर 1 2 3 4 से भी हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके रिवॉल्व करेंगे, इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है उनका वो कौन सा एनर्जी लेवल, उनका एनर्जी लेवल होता है के, दैट मीन्स 1। देन फर्दर डिवाइड होता रहता है एल एम एन 1 2 and 3 4, this is the value of 1 2 3 4, this is the value of k l m and n, and these are the energy levels। and ये एक्सप्लेन की थी किसने, बोहर्स मॉडल ने। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने नहीं बताया था अबाउट द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था अबाउट, इट डज नॉट फॉलो, सॉरी, इन्होंने डी ब्रोगली और हाइपोथेसिस, हिजनबर्ग प्रिंसिपल एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, दिस डज नॉट explain, this model does not explain about the de Broglie Heisenberg certainty principle, उन्होंने नहीं फॉलो किया था। दैट्स वाई दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ किसकी, लिमिटेशंस बोहर्स मॉडल की। नाउ डिस्कस करते हैं, दीज आर द थ्योरीज, सम इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब आपके यहाँ पे थ्योरी जो है कंप्लीट होती हैं। नाउ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, वैलेंसी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, डिस्कस करते हैं अबाउट न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया गया था इन 1932 बाय जेमसन चैडविक। न्यूक्लियस पे क्या है सॉरी, न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया था बाय जे चैडविक। और न्यूट्रॉन पे क्या है, कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, यानी कि दैट मीन्स न्यूट्रल, नो चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन का मास जो है वो इक्वल होगा प्रोटॉन के।
प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? एटम्स में। दैट मीन्स न्यूट्रॉन मास इज इक्वल टू द प्रोटॉन मास, यानी कि न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। और फिर न्यूक्लियस का मास किसके इक्वल होगा? न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। दैट मीन्स न्यूक्लियस का मास न्यूट्रॉन मास प्लस प्रोटॉन मास, न्यूट्रॉन मास एंड प्रोटॉन मास। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर जो है न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर बात करूं अगर हाइड्रोजन की, तो इसके अंदर सिर्फ ओनली प्रोटॉन पाया जाता है बच्चों। इसके अंदर डज नॉट फाइंड आउट न्यूट्रॉन। इट इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ हाइड्रोजन। देन दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन क्या है? डिस्कवर किया गया था बाय जी चैडविक इन 1932। देन न्यूट्रॉन का मास किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के मास के। और न्यूक्लियस का मास किसके इक्वल होगा? न्यूट्रॉन मास प्लस प्रोटॉन मास। लेकिन एक्सेप्शन इसमें क्या है? हाइड्रोजन। यानी कि किसी भी न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शनल केस। दैट मीन्स हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? एक्सेप्शनल है। हाइड्रोजन में ओनली प्रोटॉन पाया जाएगा, सॉरी ओनली न्यूट्रॉन पाया जाता है। डज नॉट फाइंड आउट न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होता। इसमें क्या है? सिर्फ प्रोटॉन ही होता है। देन इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल। कैसे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन डिफरेंट सेल में? नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन डिफरेंट सेल।